हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्यापन में स्वागत है। हम बात कर रहे थे मुगल सल्तनत के ऊपर, और मुगल सल्तनत में हम आ गए मुगल साम्राज्य के चौथे शासक के ऊपर, यानी पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर और चौथा जहांगीर। तो जहांगीर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ये सारा का सारा हम लोग देखने वाले हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ही सहारे हम लोग पूरी की पूरी जीवनी हम जहांगीर का देखेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वैसे बच्चे जो बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस क्वेश्चन पूछा जाता है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्लासेज 8 से 10 चल रही है और शाम में 2 से 6 चल रही है। 2 से 6 वाली क्लासेज दरोगा की बैच है और दरोगा की टारगेट बैच है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं जन्म के बारे में। तो जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो 30 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म होगा। और ये शासक कब बनेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो शासक बनेगा 1605 में, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर गद्दी पे बैठते हैं। जहांगीर की मृत्यु भी देख लेते हैं कि जहांगीर की मृत्यु कब होगी। तो जहांगीर की मृत्यु होगी 1627 में, और 1627 में शाहजहां गद्दी पर बैठेंगे। ये 3 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कि डेट अगर पूछा जाए कि ये कब मरे थे, तो ये 28 अक्टूबर को मरे थे। अब क्या है ना, अब एग्जाम में डेट भी पूछने लगा है, एग्जैक्ट डेट, तो थोड़ा इसके बारे में ख्याल रखना। अब अगर बात करें जहांगीर का, तो जहांगीर को का बचपन का नाम पूछता है। किसके बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम था सलीम, लेकिन अकबर इसे प्यार से बुलाते थे शेखू बाबा। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अकबर जहांगीर को प्यार से क्या बुलाता था? शेखू बाबा बुलाता था। अगर हम विवाह के बारे में बात करें कि जहांगीर का विवाह, तो जहांगीर का विवाह हुआ है नूरजहां से, है ना। और नूरजहां के बचपन का नाम पूछता है, तो इसके बचपन का नाम था मेहरुन्निसा, है ना। नूरजहां, नूरजहां की माँ इसे इत्र बनाने के लिए सिखाती है, ये आपको पता होगा। तो ये जहांगीर से रिलेटेड बेसिक बातें हैं। अब कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो जहांगीर के दरबार में कौन कौन अंग्रेज आए थे, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? अब जिनको यहाँ पे नोट करना है नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब बात करते हैं इंग्लिश खां की उपाधि किसे दिया गया था। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं ताकि और बातें लिखी जा सके, ठीक है। तो इंग्लिश खां की उपाधि दिया गया था किसको? हॉकिंस को। अब हॉकिंस है कौन? हॉकिंस के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो कहा जाता है कि हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था, 1608 में, और ये 1611 तक इसके दरबार में रहा था। 3 वर्षों तक जहांगीर इसके दरबार में रहा, सॉरी, हॉकिंस जहांगीर के दरबार में रहा है। और जहांगीर इसे इंग्लिश खां की उपाधि देता है। इसका कारण था कि इसे फारसी भाषा आता था और साथ ही साथ ये उर्दू बोलना भी जानता था। और विलियम हॉकिंस जहांगीर से फारसी में बात किया था। इससे जहांगीर खुश होकर इसे इंग्लिश खां की उपाधि देते हैं और इसे 400 का मनसब दिया जाता है। मनसबदारी व्यवस्था आपको पता होगा ना, मनसब दिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी गई थी, हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आया था, और 400 का मनसब किसे दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? 2 अस्पा सी अस्पा का मतलब होता क्या है? 2 अस्पा मतलब होता है दुगना घोड़ा रखना, दुगना सवार रखना। सवार को जात भी कहा जाता है। और सी अस्पा मतलब होता है 3 गुना सवार रखना, है ना। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब 2 अस्पा सी अस्पा शुरू करने वाले कौन थे? तो ये थे जहांगीर। और जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम था, जिसे अकबर प्यार से क्या बुलाते थे? शेखू बाबा बुलाते थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और देखना सारा का सारा क्वेश्चन बीपीएससी का मिलेगा,
यूपी पीसीएस का मिलेगा। सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पीसीएस का ही मिलेगा। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे कि जैसे जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये सारे बेसिक क्वेश्चन है जो पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब क्वेश्चन का लेवल अभी आपको दिखने वाला है। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम ने राजदूत सर टॉमस रो को किस वर्ष भारत भेजा था? तो सर टॉमस रो भारत आएंगे 1615 में। और क्वेश्चन ये आएगा कि सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आते हैं? तो मैं आपको पहले बता दिया था कि जहांगीर का शासनकाल शुरू होता है 1605 में और खत्म होता है 1627 में। तो विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो दोनों आए थे जहांगीर के दरबार में। अब सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 में आए हैं, लेकिन ये 1616 में जहांगीर के सामने उपस्थित होंगे। ठीक है, ये बातें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, मंगोलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित की गई थी? मेवाड़ का अपना एक स्टोरी है। कहा जाता है कि जब अकबर गद्दी पर बैठा तो राजपूत से वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगा, लेकिन इस वैवाहिक संबंध में सबसे पहले कछवाहा वंश जो होते हैं वो अकबर के लिए विवाह प्रस्ताव लेकर आते हैं अपनी पुत्री का, और अकबर स्वीकार कर लेता है ना। इसके बाद एक ही क्षेत्र ऐसा था जो था मेवाड़। मेवाड़ कभी भी मुगलों के अधीन नहीं आया जब तक राणा जिंदा था, लेकिन राणा प्रताप जैसी राणा प्रताप की मृत्यु होती है तो आपको पता होगा हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध होगा 1576 में, है ना, और पानीपत का युद्ध होगा 1556 में। तो पानीपत का युद्ध हुआ था हेमू के बीच, है ना, आदिल शाह सुर का सेनापति हेमू और अकबर का संरक्षक बैरम खां के बीच। और इसमें बैरम खां जीत जाता है जबकि हेमू हार जाता है। कहा जाता है हेमू अपने जीवन में 22 युद्ध लड़ा और 22 में से एक भी युद्ध नहीं हारा, और ये युद्ध भी हेमू जीत जाता। लेकिन हेमू के आंख में तीर लग जाता है, वो मूर्छित हो जाता है और युद्ध बैरम खां जीत जाता है। अब अगर बात करें हल्दी घाटी का, तो हल्दी घाटी के युद्ध में एक तरफ थे राणा प्रताप। एक क्वेश्चन है जो मैं पिछले क्लास आपको बताया था कि राणा प्रताप का सेनापति का नाम बता दीजिएगा आप लोग। राणा प्रताप का सेनापति एक मुस्लिम है जो हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की तरफ से लड़े थे, और अकबर की तरफ से लड़ने वाले हैं मानसी। तो राणा प्रताप और मानसी, तो जीतेगा कौन? मानसी। अब एक बात देखना, अकबर का सेनापति हिंदू, राणा प्रताप का सेनापति मुस्लिम। उस सेनापति का नाम आप हमें कमेंट में मेंशन करना। तो कहा जाता है कि जब राजपूत से संधि किया गया था अकबर के द्वारा, मेवाड़ उसका विरोध कर रहा था, और राणा प्रताप के जीते जी कभी भी मेवाड़ मुगल के अधीन नहीं आया। हाँ, अकबर जबरदस्ती मुगल के क्षेत्र में मिला लेता है मेवाड़ को, लेकिन जब राणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह गद्दी पे बैठते हैं तो अमर सिंह 1615 में जहांगीर से संधि करते हैं, और जहांगीर से संधि करने के कारण जहांगीर क्या करता है, फिर से मेवाड़ अमर सिंह को प्रदान कर देता है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। प्राचीनकारी निम्न में से किससे संबंधित है? अब ये भी आप देख रहे हो कि 2020 में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं जो भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा लेवल अच्छा होगा, और क्लास में भी एनसीईआरटी के बुक से ही दिया जाता है। पहले हम लोग एनसीईआरटी के बुक से डिस्क्रिप्टिव कर लेते हैं, इसके बाद लूसेंट को कवर करते हैं ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद कवर करते हैं हम लोग जो हमारा घटना चक्र है उसे। यानी एक भी क्वेश्चन छूटने का मौका नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो प्राचीन कार्य जो था ना, जिसे पित्राधुरा कहते थे, पित्राधुरा दीवार पे अर्थात कीमती पत्थरों पर जड़कर फूलों की नक्काशी की जाती थी। अगर कभी आपको ताजमहल के अंदर जाने का मौका मिले तो पूरे के पूरे ताजमहल के ऊपर दीवारों पे ये इसी तरह की नक्काशी की गई है। या कभी आप मस्जिद में प्रवेश करना तो मस्जिद के ऊपर सर उठाकर देखना, पूरा का पूरा दीवार पे नक्काशी किया हुआ रहेगा।
और इसी को पित्रादुरा कहा जाता था। नेक्स्ट, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का प्रतिम उदाहरण है, कहाँ स्थित है? अब ये गोविंद महल के बारे में बात किया है यूपी पीसीएस वाले लोग कि गोविंद महल, पहले तो यही पूछा जाएगा गोविंद महल किसके द्वारा बनाया गया था, तो आइडिया लगा चुके होंगे ना कि गोविंद महल जहांगीर के द्वारा बनाया गया होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कब बनाया गया होगा, तो गोविंद महल बनाया गया था 1614 में, और गोविंद महल पड़ता है मध्य प्रदेश के दतिया नामक क्षेत्र में। तो ये बातें याद रखिएगा, गोविंद महल जहांगीर के द्वारा 1614 में बनाया गया था, मध्य प्रदेश के दतिया में ये पड़ता है। ठीक है, और ये 2017 का यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपने चरम पे था? अब 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा, तीनों के तीनों आप मेंशन कर लेना। पहले हम बात करेंगे हिंदी का स्वर्ण युग। एक क्वेश्चन आता है कि किस मुगल काल के समय को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आंसर होगा अकबर। अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहते हैं। अकबर के बाद गद्दी पर बैठते हैं जहांगीर, और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आंसर होगा जहांगीर। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण, तो इसमें होगा शाहजहां। ये तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है। चित्रकला यानी जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर रहते थे, बहुत बड़े चित्रकार थे। ठीक है, और इसे एक उपाधि से नवाजा जाता है जहांगीर के द्वारा, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो आंसर होगा जहांगीर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी? तो अभी हम बोले थे कि इनके दरबार में कौन रहते हैं? मंसूर, और मंसूर को ये नादिर उल असर की उपाधि से नवाजते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था? अब आत्मकथा से 2-3 क्वेश्चन जान लो यहाँ पे। पहले बाबर आया है ना, तो बाबर ने लिखा था बाबरनामा, और बाबरनामा जो था वो तुर्की भाषा में था। मुगल काल में जितनी भी बातें लिखी गई है, या महाभारत का फारसी में अनुवाद किया जाए रजमनामा के नाम से, या जो भी बातें लिखी गई है ना, वो सारा का सारा फारसी में किया गया है। बाबर का सिर्फ एक बाबरनामा था जो आत्मकथा था। आत्मकथा कहते हैं जो खुद से लिखा जाता है, ये तुर्की भाषा में था, जबकि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखा था फारसी भाषा में। अकबर आत्मकथा नहीं लिखा था, अकबर की आत्मकथा अबुल फजल लिखेंगे, है ना। और हुमायूं नामा लिखने वाली है गुलबदन बेगम। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि हुमायूं नामा गुलबदन बेगम किसके कहने पे लिखी थी? ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में देना। क्वेश्चन है हुमायूं नामा गुलबदन के द्वारा लिखा गया था, किसके कहने पे? ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? अब जहांगीर से रिलेटेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताने वाला हूँ। जहांगीर गद्दी पर बैठता है 1605 में, और जैसे ही जहांगीर गद्दी पर बैठता है ना, जहांगीर का 2 पुत्र होता है। एक का नाम होता है खुसरो और दूसरा का नाम होता है खुर्रम। अब खुसरो क्या करता है ना, 1606 में विद्रोह कर देता है, और विद्रोह करके ये चला जाता है अर्जुन देव के पास। अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु हैं ये, और गुरु अर्जुन देव से एक छोटी सी गलती हो जाती है। गलती ये होती है कि गुरु अर्जुन देव खुसरो की सहायता कर देते हैं, और सहायता करने के कारण जहांगीर गुरु अर्जुन देव की हत्या कर देगा। तो एक सिख गुरु है गुरु अर्जुन देव, जिसकी हत्या जहांगीर करता है। एक है गुरु तेग बहादुर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या कौन किया था? एक है गुरु तेग बहादुर, इसकी हत्या कौन करेंगे? इसका आंसर आप हमें कमेंट में मेंशन करना। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्रोह कब कब किया था? तो एक तो हम बता दिए, खुसरो विद्रोह किया है 1606 में।
खुर्रम के बारे में बात करें तो खुर्रम भी विद्रोह करता है, ये करता है 1613 के आसपास। और महावत खां विद्रोह करता है 1626 के आसपास। तो महावत खां, खुर्रम और खुसरो तीनों विद्रोह करता है। तो आंसर होगा हमारा डी, 2, 3 और 4। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि कौन कब भारत आया था। तो देखो, हाँ ठीक है, आपको हॉकिंस पता है भाई 1608, सर थॉमस रो भी पता होगा 1615। अब 2 बच रहे हैं, दोनों को अरेंज करना है। निकोलस डाउंटन आते हैं 1615 में, और ये आते हैं सर थॉमस रो के बाद। और राफल फिच ये सबसे पहले भारत में आया था 1583 में। तो अरेंज करने के बारे में बात है 2, 1, 3 और 4, और इसी तरीके से ऑप्शन मेंशन किया हुआ था। ठीक है, हो जाएगा। तो आज का सफर हमारा इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।